अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हिस्ट्री और उस थ्योरी के मैकेनिज्म यानी नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन को साबित किया था कि ये किसी तरह भी एवोल्यूशन को साबित नहीं करते। अब इस वीडियो में जिस दलील को सबसे ज़्यादा पेश किया जाता है एवोल्यूशन को साबित करने के लिए, जिसको फॉसिल्स रिकॉर्ड कहते हैं, उसी से साबित करूँगा कि लॉजिकली और साइंटिफिकली फॉसिल रिकॉर्ड एवोल्यूशन को मुस्तरद करता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले लॉजिकल रीजन देखते हैं, फिर मैं साइंसदानों से जो खुद एवोल्यूशनिस्ट हैं मैं उनसे साबित करूंगा कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फॉसिल रिकॉर्ड से भी साबित शुदा नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक हर जानदार चीज अपने किसी पिछले जानदार से वजूद में आती है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन से मौजूद कोई जानदार चीज किसी और चीज में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाती है और इसी वजह से तमाम जानदार वजूद में आते हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि अगर ये बात इसी तरह थी तो बहुत से जानदार जब इर्तिकाई मराहिल से गुजर रहे थे वो अपनी आल औलाद के साथ जिंदा रहे होंगे, क्योंकि उनकी ही आल औलाद से इर्तिका का अमल जारी रहना था, तो उनका जिंदा रहना भी जरूरी था। या फिर इसको इस तरह समझे कि अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो फिर माजी में जरूर कोई मखलूक ऐसी हुई होगी जो हाफ फिश और हाफ रेप्टाइल होंगी, जिन्होंने कुछ रेप्टाइल जानवर की खुसूसियात भी हासिल की होंगी, जो मछली की खुसूसियात भी रखती थी, या कुछ ऐसी मखलूक हो गई होंगी जो कुछ परिंदे और रेप्टाइल जैसी होनी चाहिए। जो एवोल्यूशन को साबित करने हमें जिन मखलूकात की जरूरत होती है, उन शक्लों को जो साइंसदान उनको ट्रांजिशनल फॉर्म्स कहते हैं। तो दोस्तों, एवोल्यूशनिस्ट को ये यकीन था कि इस तरह के मखलूक पिछले जमाने में जिंदा थी, जो आधी फिश और आधी रेप्टाइल्स होंगी, या आधी रेप्टाइल्स और आधा परिंदा। लेकिन अगर ये जानवर फिल वाक़ई मौजूद थे तो दुनिया में उनकी तादाद और उनकी मुख्तलिफ अक़साम करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होनी चाहिए थी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये अब दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उन अजीबो गरीब मखलूकात की बाकियात को फॉसिल रिकॉर्ड में तो मौजूद होना चाहिए था। और ये भी जरूरत था कि इन जानदारों की ख्याली शक्लों की, जो उनकी नजर में ख्याली हैं, तो शक्लों की जो तादाद थी मौजूद जानवरों की किस्मत से भी ज्यादा होती और उनकी नस्लें भी दुनिया भर में पाई जाती। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देखते। इसीलिए इस थ्योरी को पेश करने वाला खुद डार्विन ने इस बात को माना और अपनी किताब में भी लिखा कि अगर मेरा नजरिया सही है तो ये साबित हो जाएगा कि बीच के जमाने में लातादाद किस्में जो एक ही गुरु के जानदारों को एक दूसरे के बहुत करीब ले आती हैं यकीनन वजूद रखती थी, लेकिन बाद में और उनके पिछले जमाने की मौजूदगी का सबूत सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड में ही तलाश किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस थ्योरी को मानने वाले डार्विन खुद भी इस किस्म की ट्रांजिशनल फॉर्म्स की गैर मौजूदगी से आगाह था, लेकिन उसे लगता था कि वो मुस्तकबिल में मिल जाएंगी। अपनी इसी तवक्को के बावजूद उसे यह एहसास हुआ कि इस नजरिए का सबसे बड़ा संगे राह, सबसे बड़ी मुश्किल उसकी इन ट्रांजिशनल फॉर्म की गैर मौजूदगी थी। इसलिए वो लिखता है कि ऐसा क्यों है कि अगर कुछ जानदारों का वजूद दूसरे जानदारों का मरहून मन्नत हो, और ऐसा अगर इर्तिका से हुआ है, तो हम हर कहीं लातादाद अबूरे शक्लें क्यों नहीं देखते, ट्रांजिशनल फॉर्म क्यों नहीं देखते। तमाम फितरत जानदारों के बजाय जैसा कि हम उन्हें देखते हैं उनकी खूब तशरीह हुई है, एक अबतरी और परागंदा का शिकार क्यों नहीं है। लेकिन जैसा कि इस नजरिए के जरिए लातादाद शक्लों को मौजूद होना चाहिए था, मगर हम उन्हें अनगिनत तादाद में जमीन की बालाई सतह के अंदर पांव गाड़े क्यों नहीं देखते। लेकिन दरमियानी खत्ते में जिसमें जिंदगी की दरमियानी हालतें पाई जाती हैं, हम दरमियानी अनवा को एक दूसरे में बस क्यों नहीं पाते। मैं तवील अरसे तक इस मुश्किल का सामना करता रहा। तो दोस्तों, डार्विन अपनी थ्योरी साबित करने के लिए सिर्फ एक ही जवाब पेश कर सकता था, और वो थी ये दलील कि अब तक मौजूद फॉसिल रिकॉर्ड नाकाफी था। इसलिए उसने दावा किया कि जब फॉसिल रिकॉर्ड का मुफस्सिल मुताला हो जाएगा तो उनकी ट्रांजिशनल फॉर्म भी मिल जाएंगी। और फिर क्या हुआ कि डार्विन की इस पेशन गोई में यकीन रखते हुए इर्तिका पसंद जो थे वो फॉसिल्स की तलाश करते रहे। उन्होंने दुनिया भर में 19वीं सदी के बीच में ट्रांजिशनल फॉर्म्स खोद कर निकालने की कोशिश शुरू कर रखी, लेकिन उनकी अनथक कोशिश के बावजूद आज तक कोई ऐसी ट्रांजिशनल फॉर्म नहीं मिली है, जमीन से निकलकर सामने नहीं आई है। जबकि खुदाई के जरिए निकाले गए तमाम फोसिल से पता चलता है कि एवोल्यूशनिस्ट के मजहब के बरखिलाफ जिंदगी जमीन पर अचानक नमूदार हुई है और तमाम जानदार अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। तो दोस्तों, अब चलते हैं साइंसदान उन ट्रांजिशनल फॉर्म्स के बारे में क्या कहते हैं कि वो मिली हैं या नहीं, और जिन के वो मैं हवाले दूंगा वो कोई मजहबी नहीं है और वो साइंसदान भी हैं और एवोल्यूशन को सपोर्ट भी करते हैं, ताकि साबित हो जाए कि ऐसा कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है जो एवोल्यूशन को साबित करता हो। मैं ऐसे 3 साइंसदान के अक़वाल आपको बताऊंगा। तो चलते हैं।
ایک مشہور برطانوی ماہر قدیم حیاتیات پیلنٹولوجسٹ جو خود ایوولوشنسٹ کو سفر کرتا ہے کیا لکھتا ہے دیکھیں. وہ لکھتا ہے کہ فوسل ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ زندگی کی عبوری انواع ٹرانزیشنل فارمز کبھی موجود تھی ہی نہیں. ارتقاء سرے سے ناپید رہا ہے اور زندگی اپنی تمام انواع میں قسموں میں علیحدہ علیحدہ اور کامل ترین صورتوں میں تخلیق کی گئی تھی. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم فوسل ریکارڈ کا مفصل جائزہ لیں خواہ وہ مختلف درجوں کی سطح پر ہو یا جانداروں کی سطح پر, ہم بار بار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ارتقاء کا عمل بتدریج نہیں ہوا. ارتقاء کا عمل بتدریج نہیں ہوا بلکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے بل بوتے پر اچانک دھماکہ خیز انداز میں پیدا ہوا ہے. دوسرا ایک اور ایوولوشنسٹ ماہر قدیم حیاتیات مارک زارنیک لکھتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے میں حائل بڑا مسئلہ فوسل ریکارڈ کر رہا ہے. یعنی سفر ہستی سے مٹ جانے والے جانداروں کے زمین کی ارضیاتی چٹانوں پر محفوظ شدہ نقوش. اس ریکارڈ نے ڈارون کے قیاس پر مبنی درمیانی تغیرات کے نشان کو کبھی ظاہر ہی نہیں کیا. اس کے برعکس جاندار اچانک نمودار ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, اور اس بے قاعدگی نے تخلیقی استدلال کے لیے آتش گیر مادے کا کام کیا ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق خدا نے کی ہے. تو دوستو ان ایوولوشنسٹ کو گم شدہ ٹرانزیشنل فارمز کے مستقبل میں مل جانے کا انتظار تھا. جیسا کہ گلاسکو یونیورسٹی کے قدیم حیاتیات کے ماہر ایک پروفیسر ٹینیویل جارج نے اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا کہ فوسل ریکارڈ کے تہی دامن ہونے پر مزید معذرت خانہ انداز اختیار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. یہ کچھ حوالوں سے تقریباً حد دسترس سے باہر تک بڑا مطمول ہے اور تراش دریافت یکجہتی اور ہم آہنگی سے کہیں آگے نکل گئی ہے. تاہم فوسل ریکارڈ مسلسل زیادہ تر گم شدہ کڑیوں سے تشکیل پا رہا ہے, یعنی کہ اس کی کڑیاں ملی نہیں ہیں اور یہ صرف فوسل ریکارڈ جو ہے وہ گم شدہ کڑیاں سے تشکیل پا رہا ہے. دوستو جب ہم طبقات ارضی اور فوسل ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جاندار جو دکھنے میں بھی مختلف اور شکلیں بھی مختلف رکھتے تھے ایک ہی وقت میں نمودار ہوئے تھے. ان سے پہلے کوئی بھی جاندار کا گروہ فوسل ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. جو طبقات ارضی میں سب سے قدیم جس میں جاندار مخلوق کے فوسل ملے وہ کیمبری ہے, جس کی عمر سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 500 سے 550 ملین سال ہے. اس ارضی طبقے میں ملنے والی جاندار مخلوق کا تعلق کیمبری زمانے سے ہے جو ایک فوسل ریکارڈ میں اچانک نمودار ہو گئی تھی. اس کے وجود سے قبل پائے جانے والے اس کے کوئی آباء و اجداد نہیں ہے. کیمبری چٹانوں میں ملنے والے فوسلز گھونکوں سے لختی دار بحری جانوروں جنہیں ٹریبلیٹس کہتے ہیں, یہ حجری دور کے بحری جانور تھے جو اب ناپید ہو چکے ہیں. اب ان کے جو جسم تھے وہ بیضوی شکل کے چپٹے ہوتے تھے اور لمبائی 1 انچ سے 2 فٹ تک ہوتی تھی, اور اسفنج, کیچوں, چیل ماہی, جیل ماہی, خار پشتوں اور دوسرے بیریڈ جانوروں کے تھے. جاندار نامیوں کے یہ وسیع اور پچکاری جیسے رنگ برنگ نمونے جو مختلف جانداروں کی شکل میں اس قدر اچانک نمودار ہوئے کہ اس موزانہ واقعے کو ارضیاتی ادب میں کیمبری دھماکے کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس ارضی طبقے میں پائے جانے والی زندگی کی زیادہ تر شکلیں پیچیدہ نظام رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ آنکھوں, گلپھڑوں اور دوران خون کا نظام اور ان کے جسموں کے حصے وہ بالکل اتنے ہی ترقی یافتہ تھے جتنے کہ آج کے دور میں ان کی جدید شکلیں. مثال کے طور پر سے لختی دار بحری جانور کے دوہرے چشم, کلگی نما ساخت والی آنکھیں بناوٹ کا عجوبہ ہے. ہارورڈ, روچسٹر, شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ارضیات ڈیوڈ روپ لکھتے ہیں سے لختی دار بحری جانور جو آج سے 450 ملین سال پہلے موجود تھے ایک اس قدر بہترین ڈیزائن استعمال کرتے تھے جن کو تیار کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی ایک اچھے اور تربیت یافتہ اور تخیل پرست انجینئر کی ضرورت ہوگی. ایوولوشنسٹ کے ہاں ایک اور مشہور معروف ارتھ سائنس کے ایڈیٹر رچرڈ مونسٹرسکی نے کیمبری دھماکے کے بارے میں جب درجہ بات کی تو یہ ارتقاء پسندوں کے لیے حیرت اور استعجاب کا باعث تھی. اور وہ لکھتے ہیں کہ محققین نے اب تک نہایت عمدہ طریقے سے ہزاروں فوسل دریافت کیے جو تاریخ زندگی میں ایک مرکزی حیثیت کے حامل واقعے پر ایک نظر ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ لمحہ زمین کے کیمبری عہد کے بالکل آغاز 550 ملین سال قبل کی یاد دلاتا ہے اور اس ارتقائی دھماکے کی نشاندہی کرتا ہے جس نے سمندروں کو دنیا کے پہلے پیچیدہ جانوروں سے بھر دیا تھا. ارضیاتی وقت کے مطابق پلک جھپکنے کی دیر میں ایک ایسے سیارے نے اسے راستہ دے دیا جس پر اسفنج کی طرح کے جانوروں کی کثرت تھی. اس پر بے شمار مختلف مہذب جانوروں کی حکمرانی تھی جن کے رشتہ دار آج بھی دنیا میں آباد ہیں. اب جو ایوولوشن کو مانتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ یہ سرزمین جو 450 ملین سال پہلے کی ہے جانوروں کی اتنی بڑی تعداد سے اچانک کس طرح بھر گئی, ان کا ایوولوشن کس طرح ہوا اور مختلف قسم کے جاندار جن کے مشترک آباء و اجداد میں نہ تھے کس طرح نمودار ہو گئے. یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک بھی کوئی ایوولوشن کو ماننے والا نہیں دے سکا.
दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का माहिर इल्म हवानात रिचर्ड डॉकिंस, जो दुनिया भर में एवोल्यूशन का वकील है और एथियस्ट के वकीला में सरफरेज तस्वुर किया जाता है, वो भी ये मानने पर मजबूर हो गया और लिखा कि मिसाल के तौर पर चट्टानों का कैम्ब्री तबका 600 मिलियन साल कबल के अहद से ताल्लुक रखता है। उसकी चट्टानें सबसे कदीम है, जिनमें हमें बेर रीढ़ के जानवरों के बड़े गुरु मिलते हैं। हम उनके पहली बार नमूदार होने पर उनमें से बहुत से जानवरों को पहले ही से एवोल्यूशन इर्तिका की तरक्की याफ्ता शक्ल में पाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी अभी वहां पेवस्त हुए हैं और उनकी कोई इर्तिकाई तारीख नहीं है। इस बात के तस्करे की जरूरत बेमानी लगती है कि उनके अचानक मिल जाने से यूं लगता है जैसे तख्लीक पसंदों को इससे बेहद खुशी हुई है। तो डॉकिंस जैसा शख्स भी ये कह रहा है कि कैम्ब्री धमाका तख्लीक के लिए एक मजबूत सबूत है, क्योंकि तख्लीक ही वो वाहिद तरीका है जिसके जरिए जमीन जिंदगी के मुकम्मल शक्ल में नमूदा होने के बारे में बताया जा सकता है। एक और मशहूर एवोल्यूशनिस्ट माहिर हयातियात डॉगलस फुटोयामा इस हकीकत को तस्लीम करते हुए बयान करता है कि नामिये या तो जमीन पर मुकम्मल बालिदा शक्ल में नमूदार हुए या बिल्कुल नमूदार नहीं हुए। अगर नमूदार नहीं हुए तो फिर वो पहले से मौजूद जानदारों की मदद से किसी रद्दो-बदल अमल के जरिए बालिदा हुए होंगे। अगर वो एक मुकम्मल बालिदा हालत में नमूदार हुए हैं तो यकीनन उनको किसी कादिर कुल फहीम व आकिल हस्ती ने तख्लीक किया है। तो डार्विन ने जिस नजरिए को पेश किया था उसने खुद इस बात को माना है कि अगर बहुत से जानदार जो एक ही नस्ल या खानदान से ताल्लुक रखते थे अचानक जिंदा शक्ल में नमूदार हो गए हों तो ये हकीकत विरासत के जरिए मुंतकली के उस नजरिए के खिलाफ जाती है जिसमें बतदरीज रद्दो बदल के जरिए फितरी इंतखाब का अमल यानी नेचुरल सिलेक्शन का अमल ज़हूर पजीर होता है। तो दोस्तों इस कैम्ब्री धमाके में मौजूद मखलूक़ात का अचानक मौजूद होना इस बात का खुला सबूत है कि कायनात में मखलूक़ात ज़मीन पर अचानक नमूदार हुई हैं और वो किसी एवोल्यूशन के जरिए वजूद में नहीं आई हैं। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड का एक एवोल्यूशनिस्ट माहिर कदीम हयातियात स्टेफन बिंगस्टन ट्रांजिशनल फॉर्म्स के कैम्ब्री ज़माने में मौजूद ना होने का एतराफ़ करते वक्त उसको डार्विन की रुकावट और परेशान कुन तस्वुर करता है और कहता है कि ये वाक़या आज भी हमारी नज़रों को चकाचौंध कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। और अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर छोटी सी घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो इसको मैं अपलोड करता रहूँगा, जैसे ही अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।